यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है। एक आपने रिसेंटली कंप्लीट किया सैलरी चैप्टर और उसके साथ है एचपी चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, टोटल 5 हेड होते हैं। एक पर्सन 5 रास्तों से कमा सकता है। पहला सैलरी होता है, एक एचपी होता है, एक पीजीबीपी होता है, एक कैपिटल गेन होता है और एक अदर सोर्सेज होता है। तो भले पेपर में आए या मत आए, अब घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ो या अच्छे से अच्छे जगह पढ़ो, आपको 5 चीज आना चाहिए। ये इनकम टैक्स है। आधा अधूरा तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आधा अधूरा, लेकिन आपको काम के लिए है। पहला चैप्टर सैलरी, दूसरा चैप्टर एचपी हाउस प्रॉपर्टी। ये है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जिसके बारे में हम सुनेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास हम चालू करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्या है हाउस प्रॉपर्टी। आपको याद होगा सैलरी चैप्टर में 2 लोगों का रिलेशन होना जरूरी था। सैलरी चैप्टर में 2 लोगों का रिलेशन होना जरूरी था। एक होता है एम्प्लॉयर, मालिक, एक होता है एम्प्लॉय। मालिक जो भी अपने एम्प्लॉय को देता है वो पार्ट ऑफ सैलरी, चाहे वो कैश में दे चाहे वो फैसिलिटी में दे। ठीक है, हम पूरा लिस्ट जमा करते थे और लिस्ट बहुत सारे थे, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, ये रूल वो रूल। यहाँ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे टफ चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अब सिंपल चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है सुनो। यहाँ पर होना चाहिए आपके पास एक मकान, यहाँ पर होना चाहिए आपके पास एक हाउस होना चाहिए। अब आप उसके ओनर होना, एक ओनर होना जरूरी है। तो ये आपका मकान है। अब ये मकान को आपने किराया पर दे दिया, आपने इस मकान को किराया पर दे दिया। जिस पर्सन को किराया पर दिया उस पर्सन को बोलता है टेनेंट, किरायादार। एक ओनर होना जरूरी है, लैंडलॉर्ड, ओनर, मालिक होना जरूरी है। एक मकान होना जरूरी है और एक आपके पास होना चाहिए टेनेंट, किराएदार। अगर ये 3 चीजें हैं तो लगता है चैप्टर एचपी हाउस प्रॉपर्टी। सर अगर मैं इस मकान का मालिक नहीं हूं, मैं खुद किराया पर लेकर दूसरे आदमी को किराया पर दे दिया, दलाल लोग ऐसे करते हैं, ब्रोकर लोग खुद किराया पर ले लेते दूसरे को किराया पर दे देते, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए कंडीशन नंबर 1, आपके पास एक ओनर होना जरूरी है, एक लैंडलॉर्ड ओनर का होना अनिवार्य है। आपके पास खुद का एक मकान होना चाहिए और इस मकान को जब किसी तीसरे पर्सन को तुम किराया पर देते हो, मकान की चाबी देती है लोग किराए पर, तब आपका चैप्टर क्या लगता है हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चैप्टर बना किसके लिए हो? किराएदार के लिए बना रहे हो, टेनेंट के लिए बना रहे हो या ओनर के लिए बना रहे हो? आप ये चैप्टर बना किसके लिए, टेनेंट या ओनर के लिए? हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, कोई एक कमाएगा, हम कमाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ओनर के लिए चैप्टर पढ़ना है। ओनर को मिलेगा, जैसे ओनर बोला कि मैं तेरे को 20,000 या 2,000 या 5,000 पर रेंट पर दूंगा अपना मकान को, अपने बंगलो को, अपना फ्लैट को। तो ये इसके लिए बनेगा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोगों का रिलेशन होना जरूरी है, वो रिलेशनशिप होना एकदम अनिवार्य है सर। और उसके बाद एक हाउस होना चाहिए, उसको किराए पर देना चाहिए। किराए पर क्यों दिया? रहने के लिए दिया कि व्यापार चलाने के लिए दिया कि ऑफिस खोलने के लिए दिया कि बैंक खोलने के लिए दिया कि जिम चलाने के लिए दिया, कुछ भी कर ले, बस मैं रेंट पर दूंगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है, इसको मैं किराए पर दिया। अब सामने वाला उस पर किराए पर क्या करेगा नहीं पता, लेकिन किराए पर आपको देना है। उसका पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रेंट पर देना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पीछे वाला जो शॉप है वहां पर ऊपर खुद रहते हैं और नीचे किराए पर देती है। तो नीचे पर हम रह नहीं रहे हैं, हम वहां पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना कोचिंग चला रहे हैं। कई लोग अपने प्रीमाइसेस बिल्डिंग को दे देते हैं बैंक को किराए पर, कई लोग जिम को किराए पर दे देते रहने, कई लोग रहने के लिए हॉस्टल बना कर दे देते हैं। तो कोई भी पर्पस में अगर आप किराए पर दोगे तो कौन सा चैप्टर बनेगा, हाउस प्रॉपर्टी। मस्ट बी क्या होना चाहिए सर, रिलेशन बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, मालिक और किराएदार का रिलेशन होना जरूरी है। चलो, अब किराया क्या होगा ये सोचते हैं, किराया होगा क्या। चैप्टर तो यही है। ये इसने इसको दिया 10,000 रुपए पर मंथ में, तो 1 साल का बन गया तुम्हारा 1,20,000 रुपए किराया। इनकम टैक्स वाला आएगा बोलेगा लाओ 1,20,000 पर टैक्स दो। 1,20,000 इनकम टैक्स वाला मानेगा कि नहीं, पहले वो सोचना है। जो 1,20,000 मैं बोला, मैं मालिक बोला कि भैया मैंने किराया पर दिया था और 1 साल में 1,20,000 कमाया, क्या पहले इनकम टैक्स वाला उसको मानेगा 1,20,000? हो सकता है मैं 15,000 पर दिया हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ 10,000 पर दिया हूँ, तो इनकम टैक्स तो मानेगा नहीं। और मानेगा तब टैक्स लगाएगा ना, पहले उसको हम लोग बताए तो नहीं हम सही है, तो इनकम टैक्स बोलता है मैं कैसे मान लूं तू 10 पर दिया होगा। बोला पता कर लो। बोला कैसे पता करे? तो सबसे पहले पता किया जाता है कौन सी वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य। तुम्हारे मकान के आसपास मकान का नगर पालिका मूल्य क्या है?
नगर पालिका मूल्य समझते हैं ना, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? तो म्यूनिसिपल वैल्यू चेक करता है। कौन चेक करेगा? हम नहीं चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? इनका। मैं तो बोला मैं 10,000 रुपए किराए पर दिया। मैं तो बोला 10,000 रुपए किराए पर दिया, तो बोलता है कि इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होगा बोलेगा मैं नहीं मानता, तू सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा घर है कैसे 10 पर दे दिया, या इतना छोटा घर है कैसे 10 पर दे दिया। अच्छा, वो क्या सोच रहा होगा? इनकम टैक्स वाला क्या सोच रहा होगा? कि कम पर है, झूठ बोल रहा है। हम क्या सोच रहे होंगे? नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं। तो वो चाहता है कि ज्यादा वैल्यू निकालो। सोचो, इनकम टैक्स वाला क्या चाहेगा? कम वैल्यू चाहिए उसको कि ज्यादा चाहिए? उसको तो ज्यादा चाहिए, तभी तो तुमसे टैक्स ज्यादा लेगा, तभी तो तुम्हारे पे बिलीव नहीं कर रहा है। अगर उसको कम चाहिए तो 10,000 मान जाएगा। तो बोला मैं नहीं मानता, रुको, मैं देखता हूँ तुम्हारे मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है। तो बोले म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हजार है? अगर इसका मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू जो नगर पालिका मूल्य होता है वो कितना हजार, 8,000 रुपए किराया आ रहा है इसका। अब बताओ मानेगा कि नहीं मानेगा तुम्हारे 10,000 को? सोचो, म्यूनिसिपल, वो खुद बोला, इनकम टैक्स वाला बोला कि मैं तो 8,000 रुपए, मैं तो म्यूनिसिपल वैल्यू देखूंगा। आप बोले देख लो। मैं बोला जाओ देख लो म्यूनिसिपल वैल्यू। तो मैं बोला कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू? 8,000। और मैं कितना बता रहा था उसको? वो तो बोलेगा सर आप सही बोल रहे थे। उसको तो ज्यादा चाहिए ना। अगर उसके पास ज्यादा वैल्यू आएगा तो उसको ज्यादा टैक्स मिलेगा ना। वो चाहता है कि मेरे पास ज्यादा वैल्यू आ जाए। तो वो बोला कि पहले म्यूनिसिपल वैल्यू देखूंगा। बोला जाओ देख लो म्यूनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य तो कम होता है। तो ये देखो 8,000 रुपए। तो बोला कि ठीक है आप तो सही बोल रहे थे। बोला नहीं, रुको रुको, ये म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया, अब मैं देखूंगा क्या। इतना जल्दी कैसे हार मान जाओ? तू झूठ बोल रहा है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर। मेरे पर मतलब किसके ऊपर? ओनर, ओनर के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बोला फेयर रेंट देखूंगा। सर व्हाट इज फेयर रेंट? तेरे घर के बगल में एक घर है, वो लोग भी किराए पर दिए हैं, वो लोग कितना किराया पर दिया वो देखूंगा, फिर तेरा किराया देखूंगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? पहले कौन सा वैल्यू चेक कर लिया? म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कहाँ मिलेगा तुमको? क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। फिर वो चेक करेगा तेरे पड़ोसी वाले लोग तो किराए पर दिए हैं, वो पता कितने पर। मैं बोला उन लोग तो 7,000 रुपए किराए पर दिए, मैं तो 10 पर दिया हूँ। फिर बोलेगा हाँ चल मेरे से गलती हो गई, 10 ही सही बोल रहा था। 10 सही है ना। देखो उसको क्या चाहिए, सही चाहिए कि गलत चाहिए? उसको हायर वैल्यू चाहिए। उसको हायर वैल्यू चाहिए। उसको कौन सी वैल्यू चाहिए? हायर वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू देख लो, बोला वो 8,000, चुप हो गया। फिर वो बोला फेयर रेंट देखता, आस पड़ोस वाले लोगों का क्या किराया था? बोला 7,000, फिर चुप हो गया। फिर बोलता नहीं, रेंट कंट्रोल एक्ट एक बना होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है। उसमें एक स्टैंडर्ड रेंट लिखा हुआ है, इतना स्क्वायर फीट का, इतना पॉपुलेशन का एरिया होने से क्या किराया होना चाहिए। एक संविधान, एक बुक बनी हुई है। बोला मैं वो बुक देखूंगा। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं, तो 10 झूठ बोल रहा है। अगर मतलब 2 बार तो दिख गया, नहीं मैं उसमें देखूंगा। तो उसमें देखा तो उसमें और कम लिखा है, 6,000। बोला ठीक है भैया, जो आप बोल रहे थे वो सही है, ये 10,000 एक्चुअल रेंट यही है। मतलब वो क्या करतेगा, वो आपकी वैल्यू को तुरंत चेक नहीं करेगा। आप जितना बोलोगे वो उतना नहीं मानेगा, वो चेक करेगा। किससे किससे चेक करेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू से चेक कर लेगा, फेयर रेंट से चेक कर लेगा, स्टैंडर्ड रेंट से चेक कर लेगा। जब हर जगह वो निराश हो जाएगा तो चुपचाप आकर तुमको बोलेगा ठीक है सर आप सही बोल रहे थे, मैं ही गलत हूँ, लाओ 10,000 पर टैक्स दे दो। सुने क्या क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपको वैल्यू, हाउस की वैल्यू, किराया की वैल्यू क्या होगा? जितना मैं बोलूंगा उतना नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। किन चीजों से चेक करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेट, तब जाकर आएगा एक्चुअल रेंट। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता तो सर, म्यूनिसिपल वैल्यू उसको मिलता 8,000 और पड़ोस वाले का किराया कितना मिल जाता? अब बताओ तुम्हारा 10,000 मानता क्या? बोला तू क्यों कम में दिया? पड़ोसी वाला जब 15,000 दे रहा तो हम भी 15 में, तो हम 15 के ऊपर टैक्स लगाएंगे। मतलब उसको चाहिए बड़ा वैल्यू, तब वो मानेगा, तुम्हारे पर बिलीव नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर ऐसा कभी हो गया कि फेयर वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू ही तुम्हारा ज्यादा आ गया, 20,000 रुपए, तो बोला तेरा 10,000 मेरे को नहीं चाहिए, तू झूठ बोलता है, क्यों कम कर दिया? बोला मेरा रिश्तेदार था। तो तू जान रिश्तेदार है, हम तो ज्यादा पर लेंगे। मेरा पहचान वाला था इसलिए कम कर दिया, क्यों कम कर दिया? हम तो ज्यादा पर लेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से जो भी आएगा वैल्यूएशन करने के लिए, वो बोलता है कि हम तो मानेंगे नहीं आपकी वैल्यू। आपकी वैल्यू कब मान जाएगा? जब सब लोग क्या है, कम 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 है। जब सभी लोग कम कम दिखेंगे ना, तब चुपचाप बोलेगा हाँ सर आप सही बोल रहे थे। और सब लोग अगर ज्यादा ज्यादा दिख जाएंगे ना, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो ज्यादा के हिसाब से लेंगे। तो इसको बोलते हैं हाउस की वैल्यू पता करना, रेंट का। और ये जो तुमने अभी अभी सीखा, इसका नाम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का मैं पूरा फॉर्मेट लिखाऊंगा तुमको, बट तुमको ये समझना है कि जब ओनर अपने टेनेंट को किराए पर देता है तो वो किराया इनकम टैक्स एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता मेरे पास अपने कुछ पैटर्न है, मेरे पास अपने कुछ बैरोमीटर है, मैं चेक करूंगा, मैं अपना नियम लगाऊंगा, मैं अपना रूल लगाऊंगा, अपना मेथड लगाऊंगा, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, और मेरे हिसाब से जो निकलेगा वो
अब मेरे हिसाब से कम निकलेगा तो तेरे को सही बोल दूंगा मैं, अब मेरे हिसाब से ज्यादा निकलेगा तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो आपको ये चार चीजों को यहाँ पर यूज करना है। सर याद है कि सैलरी चैप्टर में फेयर रेंट का कोई काम नहीं था, इस चैप्टर में फेयर रेंट का काम आएगा। तब आपको होश में रहकर पढ़ना है कि अगर मैं सैलरी पढ़ रहा हूँ तो फेयर रेंट को काट दूंगा, और अगर मैं एचपी चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो फेयर रेंट मेरे लिए यूजफुल है सर। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और क्या निकालना है, एक्चुअल रेंट है। आगे चेक करते हैं क्या बोल रहे हैं। तो चलो वो कितने में मान गया तुम्हारी वैल्यू, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितना मान गया, 1,20,000 रुपए मान गया। चलो 1,20,000 रुपए किराया माना, हमारी बात पर ही आया लेकिन लेट आया, तो इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि ठीक है सर 1,20,000 पर टैक्स दे दो, अब मैं रुलाऊंगा उसको। अभी इनकम टैक्स वाला हमको परेशान कर रहा था ना, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, मैं ये हूं, ओनर हूँ। तो मैं बोला अब देख मेरी बारी, सुनना ध्यान से, अब कहानी कैसे बनता है, इसलिए कहानी बता रहा था कि याद रहे चैप्टर इंट्रो में, ठीक है। तो 1,20,000 पर टैक्स दे दो, इनकम टैक्स वाला मांगा तुमसे, तो मैं बोला रुको सर, ऐसे कैसे 1,20,000 पर टैक्स दे दूं, इस मकान का कमाया मैं आपको दिख गया 1,20,000, इस मकान का मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, पता है आपको, सुने प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, जितने लोग का खुद का मकान होता है बीएसपी वाले को छोड़कर, उनका या बीएसपी वाले में भी लगता प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ मैं। तो इनकम टैक्स बोला 1,20,000 पर टैक्स दे दे, मैं बोला नहीं दूंगा। कमाया आपको दिख गया, मैं इस मकान के लिए म्यूनिसिपल टैक्स देता हूँ, वो भी तो देखो, खर्चा भी तो देखो मेरा। अच्छा ये मेरा क्या है, इनकम है ना, तो बोला मैं म्यूनिसिपल टैक्स देता हूँ। तो इनकम टैक्स बोला कितना देते हो, मैं बोला 2,000 रुपए देता हूँ, सॉरी 10,000 रुपए देता हूँ। बोला माइनस कर ले 10,000, बचा कितना, ला इनकम टैक्स में इसमें टैक्स दे दे। कौन मांग रहा है तुमसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं लाओ 1,10 पर दे दो। बोला रुको सर, हमारा जो किरायादार है पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया है, आप तो 10,000 इंटू 12 टाइप करके निकाल लिए 1,20,000, उसमें से खर्चा माइनस करने दे दिए। मेरा जो किरायादार है वो 3 महीने से किराया नहीं दिया। मतलब कैसे किराया नहीं दिया, पूछ लो, दुनिया में ऐसा होता है, सुने हो किरायादार ने किराया नहीं दिया, 3 महीने से नहीं दिया, 2 महीने से नहीं दिया, घुमा रहा है, तो मतलब पैसा ही नहीं दे रहा 3 महीने का, कितना 3 महीने का नहीं दिया, 30,000 रुपए नहीं दिया, तो आप कैसे पूरे पर टैक्स ले ले रहे हो। तो इनकम टैक्स बोलता मैं कैसे मान लूं, बोला जाओ पूछ लो उससे, ये देखो नोटिस करवाया हूँ और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल दिया हूँ, पूरा ट्राई कर लिया हूँ, पूरा सब कुछ ट्राई कर लिया, गुंडे भी भेज लिया, हाँ वसूलवा लिया, नहीं दे रहा है, ठीक है माइनस कर ले 30,000 रुपए। और पहले क्या माइनस करने दिया, फिर क्या माइनस करने दिया, जो रेंट नहीं दिया, जो रेंट नहीं दिया उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट तब माइनस होगा सर जब आपने पूरा कोशिश किया हो। ऐसा नहीं कि आज बोले कि भैया किराया दे दो, नहीं दिया तो अगले महीना फिर मांग रहे हो, दे दो नहीं दिया तो अगले महीना छोड़ दे रहे हो, नहीं आपको पूरा ट्राई करना है। तो सर पूरा ट्राई हम कैसे पता कर पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेगा कंडीशन 4 आर सेटिस्फाई, कंडीशन 4 क्या नहीं पता, रूल 4 आर सेटिस्फाई लिख के आएगा। रूल 4 का मतलब होता है कि आपने पूरा ट्राई करा है, आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन देगा रूल 4 सेटिस्फाई तो माइनस कर देना। रुको 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 रुको, पहले आराम से समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारे पास 1,20 था, ये 1,20 हमारे हिसाब से है कि इनकम टैक्स के हिसाब से है, इनकम टैक्स वो तो माना नहीं। फिर मैं बोला कि नहीं दूंगा इसमें टैक्स, मेरे को म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने दो, ठीक है। फिर बोला मेरा किरायादार 3 महीने का किराया नहीं दिया, बोला पूरा ट्राई किया, हाँ पूरा ट्राई किया, कंडीशन 4 को सेटिस्फाई किया, मैं बोला हाँ सेटिस्फाई किया। आप लोग के मन में आ रहा होगा भैया कंडीशन 4 क्या होता है, इग्नोर कर दो, वो क्वेश्चन लिख के देगा कंडीशन 4 और सेटिस्फाई, मैं बुक में दिखा दूंगा कहाँ दिया है। वो भी किया, बोला हाँ चल ठीक है माइनस कर ले। तो बोलो 1,10 में से 30,000 और माइनस हो गया तो कितना बचता, 80,000 बचता है। तो इनकम टैक्स बोलता है हाथ जोड़कर सर अब तो दे दो पैसा, अब इस पर टैक्स दे दो। कितने बार घुमाया मेरे को वो, म्यूनिसिपल वैल्यू में घुमाया, फेयर रेंट में घुमाया, स्टैंडर्ड रेंट में घुमाया, तब मेरे को माना ना। अभी मेरी बारी है, अभी तो परेशान करूंगा उसको मैं, देखते जाना। मैं कौन, ओनर, मैं ओनर हूं ना। हाँ तो मैं बोला 30,000 रुपये माइनस करने दे, बोला माइनस करने दे दिया। दो चीज माइनस करने मिला है, एक क्या माइनस करने मिला है, म्यूनिसिपल टैक्स, और एक क्या मिल गया, अनरिलायंस। इनकम टैक्स बोलता है सर अब तो दे दो 80,000 पर टैक्स। मैं बोला रुको सर, मैंने इस मकान में कमाया 80,000 आपको दिखा, मैं इस मकान में व्हाइट वॉश करवाया था, पेंट, इस मकान के पीछे छोटा मोटा रिपेयर करवाया था, सुन रहे हो क्या है, हाँ पाइपलाइन खराब हो गया था वो करवाया, बिजली का काम आया वो करवाया, किरायादार देता है किराया रखता कहाँ हूँ, पूरा तो खर्च कर देता हूँ, बार बार सीढ़ी टूट जाता है उसको बनवाता हूँ, बार बार पानी गिरता है छत से उसको बनवाता हूँ, रिपेयर करवाते रहता हूँ हर बार, उसको क्यों नहीं देख रहे हो आप। तो बोले फालतू बात मत कर, मैं बोला सही में होता है खर्चा, ये देखो बिल रखा हूँ मैं।
सबका बिल दिखा दिया, व्हाइट वॉश वाले का बिल दिखा दिया, प्लम्बर का बिल दिखा दिया, सीडी का बिल दिखा दिया, खर्चा। बोला एक काम करते हैं, तेरा खर्चा खत्म ही नहीं होगा। खर्चा में खर्चा मांग रहा हूँ, बोला कि मैं तेरे को सीधा देता हूँ 30% काट ले, 30% काट ले। अब ये 30% क्या मालूम बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी चैप्टर पढ़े हो? कितने हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था? 50,000। और न्यू रिजीम में 75,000 मिलता है। एक क्वेश्चन था उससे। तो वैसे यहाँ पर हर किराएदार, हर मकान मालिक को 30% का फ्री दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पढ़ाऊंगा मैं। तो बोले कि खर्चा खर्चा मत रो, चुपचाप कितना ले ले, 30% माइनस कर ले। चलो 8 का 30% 24,000 होगा सर। 24,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचता है 56,000। देख रहे हो मैं धीरे धीरे एक 20 से कहाँ तक गिरा दिया उसको, 56। बोला अभी तो रुको, अभी रुलाएंगे इसको। तो बोलो कितना वैल्यू आ गया, 1,56,000। तो इनकम टैक्स बोलता है सर अब तो दे दो, अब तो टैक्स दे दो, कितना सारा माइनस हो गया। बोला रुको सर, अभी तो कहानी बची है। क्या क्या माइनस करने मांगा? सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स, वो तो प्रॉपर्टी का था, वो तो देता ही हूं मैं, गवर्नमेंट साइट में लिखा होगा। फिर क्या मांग लिया? किराया नहीं दिया, अनरिलाइज रेंट, वो भी मान लिया। उसके बाद बोला छोटे मोटे खर्चे गिनाने लगा मैं, ये वो ये गार्डनिंग करवाया, ये करवाया, गेट में पेंट करवाया, गेट टूट गया था वो बनवाया, ताला खरीदा। तो बोला रुक जा भाई, 30% ले जा, ज्यादा मत मांग। अब मैं बोला कि वो मांगा 56,000 पर टैक्स दे दो। तो मैं बोला सुनो, ये जो मकान आपको दिख रहा है ना, ये लोन का घर है, लोन लेकर बनाया उसको, और हर महीना इसका क्या जाता है? ईएमआई। और उस ईएमआई में हर महीना मैं क्या देता हूँ? ब्याज। मतलब फालतू फालतू बात क्या, पासबुक में दिखा दिया देखो ईएमआई कटता है, उसमें ब्याज, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाके दिखा दिया, आता है, बैंक से मांगोगे तो। बोला ब्याज भी तो देता हूँ इसका मैं, आपको मेरा कमाई दिखता है, आपको मेरा खर्चा क्यों नहीं दिखता? तो बोले ठीक है सर, क्या माइनस करने दे देता हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन? जितना आपने एक साल में ब्याज चुकाया है। मान लो मैंने 20 लाख का लोन लिया है, तो 20 लाख का अगर मैं 5% देता तो जो भी ब्याज आता है, 20 लाख का 5%, 2 लाख, 2 लाख का 1 लाख, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करते हैं, वैल्यू इतना नहीं। 2 लाख का लोन ले लेता हूँ, 2 लाख का 10% का ब्याज कर देता हूँ, तो बोलो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 20,000 रुपया और माइनस कर दिया, 0,006 और कितना, 36,000। कहाँ पर था मैं? उसके बाद लगाए हम इनकम टैक्स का रूल, हमको परेशान किया, हम भी करेंगे, तो माइनस किए माइनस किए माइनस किए, 36 पहुंच गया। वो बोला हाथ जोड़कर सर प्लीज अब तो टैक्स दे दो, इतना गिरा दिया आप इनकम। बोले रुको सर, अभी तो एक चीज और बचा है। वो भी रुलाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं रुलाएगा, अभी वही परेशान करेगा, तो ठीक है। अब बोले अब क्या? बोले देखो सर, मैंने ना लोन लिया था सन 2020 में, मेरा मकान बना सन 2024 में, और मैं आज किराए पर दिया हूँ 24-25 में किराए पर दिया। 24-25 चल रहा ना हमारा प्रीवियस ईयर। तो मेरा मकान मैंने लिया कब था लोन? 2020 में। और मेरा मकान कब बना? 2024-25 में। तो 24-25 से मैं ब्याज आप माइनस करने दे रहे हो। एक बात बताओ, जब मैं 20 और 21 में मकान बन रहा था मेरा, तो क्या मैं उस समय ब्याज दिया हूँ? थोड़ा सोचो, तुम बड़े हो गए हो। आपने लोन लेकर 2020-21 में बिल्डिंग खड़ा करना चालू कर दिया, क्या उस समय किराया आ रहा था क्या? लेकिन ब्याज तो जा रहा था। तो बोला उस साल का मेरा ब्याज था 10,000, मान लो 10,000, चलो 20 ही रख लेता हूँ, जैसे भी चल रहा था। उस साल का 20, उसके बाद अगला 21-22 का 20,000, एक और साल का, फिर 22-23 का 20,000, फिर 23-24 का 20,000, और 24-25 का 20,000। वो तो यहाँ मिल गया है देख, ये कब का है मेरा? 24-25 का है। तो बोला सर मकान बनने के पहले मैं 4 साल ब्याज दिया, वो तो माइनस करने नहीं दिया आप। बोले कैसे माइनस करने दो? बोले तो भैया उस समय मैं ब्याज तो दिया हूँ। तो इसको बोलते हैं मकान बनाने से पहले का ब्याज। मकान को किराए पर देने से पहले, जब मेरा घर बन रहा था, 4 साल लगा घर बनाने में, इतना बड़ा घर बनाया, और उसमें ब्याज ही ब्याज दे रहा था, वो आपको याद है? मैं पुराना भी तो ब्याज दिया। बोले सर अब तो ज्यादा हो गया। बोले नहीं, हम मैं ब्याज दिया, मेरे पास सबूत है, देख लो। इनकम टैक्स बोलता है रुको, फिर इन सभी को जोड़ो, 80,000। 80,000 को 5 से डिवाइड कर, 16,000, कितना आ रहा है? तो बोला पूरा नहीं दूंगा, उसका 5वां हिस्सा दूंगा। पूरे जितना ब्याज तू मकान बनने से पहले, जितना ब्याज चुकाया होगा, मकान बनने से पहले बोल रहा हूँ, किराए पर देने से पहले नहीं, मकान कंस्ट्रक्शन होने से पहले जितना ब्याज दिया उसका एक 5वां हिस्सा निकालूंगा। कितना हजार आ रहा है? 16,000। और धीरे धीरे 16, तो इसमें से और 16,000 माइनस करने दूंगा।
और इसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन, घर बनने से पहले का ब्याज। कितना हजार माइनस करने दिया? 16,000। मैं बोला अब कितना आया? ले जाओ टैक्स। हो गया, मैं जितना करना था कर लिया। कहां से गिराया क्वेश्चन देखे तुम? 1,20 से था, आ गया था पहले ही, मुंह उठा के लाओ टैक्स दे दो। मैं बोला म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने दो। फिर मैं बोला अनरिलाइज रेंट माइनस करने दो। फिर मैं बोला 30% मिलेगा। फिर इंटरेस्ट और लोन इस साल का मांगा। फिर इंटरेस्ट लोन पुराना जो भी ब्याज मेरा पेंडिंग था वो भी मांगा। तो बोला कितना बचा? 20,000। अब वो बोलता है जो पुराना किराया 3 महीने का मिला था कि नहीं मिला था? नहीं। अगर वो कभी मिलेगा, अगर आगे चल के कभी मिलेगा तो उसको बाद में जोड़ लेना। तो ठीक है, जोड़ लूंगा। जैसे मान लो मैं पिछले साल का किराया था मेरा 3 महीने का, पिछले साल का ही बचा था, वो इस साल दिया। कई बार होता है ना किराया नहीं दिया, बाद में तो देगा भाई, छोड़ तो नहीं दोगे। तो जब तेरे को मिलेगा अनरियलाइज्ड रेंट, जब तेरे को मिल जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा, तब उसको जोड़ देना। मौला जोड़ दूंगा। अनरियलाइज रेंट बोलो, अभी अभी कितना अनरियलाइज रेंट था? वो अभी थोड़ी ना मिलेगा, वो अगले साल मिलेगा। या पुराना पैसा बचा वो अभी मिलेगा, तो उसको यहाँ जोड़ लेना। और एक चीज होता है एरियर रेंट रिसीव्ड। एरियर्स पढ़ाया था कि तुमको सैलरी में, बढ़ा हुआ पैसा। अगर कोई किराया का बड़ा वाला पैसा होगा तो भी जोड़ना। तो मैं ये दोनों टॉपिक अभी तुम्हारे सामने नहीं रखता, इसको मैं समझाऊंगा अलग से। अभी तो इतना याद रखो, नहीं तो उलझ जाएंगे हम लोग। तो इतने पर टेक्स्ट तुमसे ले लेगा। तुमको क्या याद करना है सर? बस इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अभी इतना ही पढ़ना है। ये जो 1,20,000 ये क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएबी। भैया जीएबी कैसे कैसे आता है? चार चीजों से बात करते हैं। पहला नाम म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। ये चार चीजों का कुछ दिमाग लगाएंगे वो लेकर आएंगे। फिर माइनस करने मिलेगा, क्या माइनस करने मिलेगा? म्यूनिसिपल टैक्स, फिर अनरियलाइज रेंट, फिर 30%, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी एक इंटरेस्ट ऑन लोन है कि दो है? एक अभी का और एक पुराना। चैप्टर खत्म सर। एवरी डे इसके ऊपर मैं कहीं जाऊंगा नहीं। दो नाम एक्स्ट्रा जो नीचे लिखा था वो कभी कभी आएगा तो सिखा दूंगा। वो भी गिन के 4 क्वेश्चन में मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। चैप्टर खत्म हो गया। इतना ही है बस। देखना है तो ये देखो, ये देखो फॉर्मेट। क्या निकालने का फॉर्मेट? जीएवी। और उसके बाद ये है तुम्हारा खत्म फॉर्मेट। देख लो क्या क्या लिखा। सबसे पहले जीएवी 1,20,000। म्यूनिसिपल टैक्स याद है? वो माइनस करेंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, 30% माइनस करेंगे, इंटरेस्ट लोन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन माइनस करके दो चीजों को लास्ट में जोड़ देंगे। भैया दो चीज क्या है? पुराना पैसा अगर कुछ मिलता है, पुराना पैसा अगर कुछ मिलता है तो दोनों पुराने पैसे, पास्ट का पैसा, उसको जोड़ देना। चैप्टर ही खत्म हो गया। अब याद करो, सैलरी चैप्टर हम लोग तो 6 दिन तो खाली रूल पढ़े हैं। एक दिन ये आता है, फिर अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, फिर एग्जेम्प्ट वाला, फिर परक्विजिट्स वाला, फिर एचआरए वाला। खत्म ही नहीं हो रहा था। आज हो गया खत्म चैप्टर। बस मैं तुमको बनाना सिखा दूंगा। इससे ज्यादा एक लाइन नहीं आएगा। छोटे छोटे कुछ ऐड करूंगा, बस मेजर चीज खत्म। और वो कहानी में याद कर लो कि भैया ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, चैप्टर खत्म हो गया। बोलो कर लेंगे इतना सा? ये मेरा फॉर्मेट है। इतनी सी चीजें हैं। एनुअल वैल्यू आ जाएगा, इनकम फ्रॉम, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो तुमको बोलूंगा चलो फॉर्मेट लिखो, तुम ये सब लिख देना। और जो जो होगा उसको लिखना, और जो इसके बाहर का नाम आएगा छोड़ देना। जैसे मान लो बाहर का नाम लिखा इंश्योरेंस भी दिया, बोला बीमा देता हूं इस घर का, नहीं आएगा। पूरे खर्चों के लिए कितना दे दिया तुमको? कोई खर्चा बोला व्हाइट वॉश कराया, नहीं आएगा। रिपेयर कराया, नहीं आएगा। क्यों? उनके जगह पर कितना परसेंट दे दिया? 30% दे दिया। तुम बोले नहीं मेरा ज्यादा है, बोला चुपचाप रहे, 30% मिल गया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हर साल व्हाइट वॉश थोड़ी ना कराता होगा, लेकिन यह हर साल 30% मिलेगा। हर साल रिपेयर नहीं कराता होगा, लेकिन मैं हर साल 30% दूंगा, तो 30% मिल जाएगा तुमको माइनस करने। हो गया सर चैप्टर खत्म। अब जल्दी से हम लोग सीखते हैं जीएवी कैसे निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब भी मैं फाइनल ईयर में था तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये इनकम टैक्स तो मैं सेल्फ पढ़ता था उस समय, कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोचिंग है। फाइनल ईयर में ईगो आ गया था कि पढ़ लेंगे खुद से करके। नहीं पता कहाँ से वो सीए का पहला पेपर पास हो गया था, तो अंदर से एक एटीट्यूड आ गया था पढ़ने वाला बच्चा हूँ करके। पढ़ने लगा और उस वजह से मैं पढ़ने भी लग गया। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैं घर में देख लिया कैसे कैसे निकलता है, सीख लिया था मैं। फिर कॉलेज कभी कभी जाते हैं हम, रेगुलर नहीं जाते थे क्योंकि उस समय पढ़ाने लग गया था। फाइनल ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा था मैं छोटे छोटे बच्चों को, 11 12 वालों को। तो मैं वीकेंड में कभी कभी एक आध हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाता था। तो एक दिन गया कॉलेज में, तो ये चैप्टर चल रहा था, एचपी हाउस प्रॉपर्टी।
और मैडम बड़े अजीब तरीके से सिखा रही थी, बड़े अजीब तरीके से, मेरे को भी नहीं समझ में आया कैसे सिखा रही थी। और मैं सीख गया था, मतलब इतना कॉन्सेप्ट तो टफ नहीं था जो इतना अजीब से लग रहा है मुझे। तो मैं उनको बोला कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बन जाएगा। तो भी बोली हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो बोली बोर्ड में बता दो, मतलब बता देंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि घर में पढ़ा रहा था, तो बोर्ड में जाकर पैटर्न ही लिख के दे दिया। तो उस साल के सभी बच्चे इसी से पढ़े थे। और मैडम भी पता चल गया था कि बना लेता है, क्योंकि वो क्या होता है जब प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे होते हैं ना, तो टीचर को पता रहता है कि इन लोग थोड़ा सीख गया रहते हैं करके। तो मैं सीख गया था इन चीजों को। तो वो इतना अजीब से कई कई जगह पढ़ाया जाता नहीं पता, बट मैं आपको बड़ा सिंपल से कर देता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड जो दोनों में से बड़ा है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से बड़ा है। कौन है दोनों में से बड़ा? 3 लाख। तो जो आंसर आया वो, और स्टैंडर्ड रेट में जो दोनों में से छोटा है, 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख में छोटा कौन है रे? 2 लाख। नहीं समझ में आ रहा है? ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू से बड़ा ये है, इसको लिख दिया। फिर ये वाली वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में जो जो छोटा है वो 2 लाख। फिर एक्चुअल रेंट लिख देना। अब एक्चुअल रेंट में लिख देता हूँ 3,50,000। फिर इन दोनों में जो बड़ा है वो मेरा आंसर। पहले ग्रेटर फिर लेस फिर ग्रेटर। ऐसा करोगे तो आंसर बन जाएगा। इसको अजीब अजीब से तरीके से पढ़ते हैं, आप सिंपल पढ़ लो। पहले कौन कौन की बात करेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो बड़ा है, फिर स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा है, फिर एक्चुअल रेंट में जो बड़ा है। पहले ग्रेटर है फिर लेस है फिर ग्रेटर है। बोलो कर लोगे? किसके किसकी वैल्यू भैया? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज ग्रेटर वो नीचे आएगा। फिर स्टैंडर्ड रेंज विच एवर इज लेस वो नीचे आएगा। फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करूंगा, जो बड़ा होगा वो आंसर आ जाएगा। चलो अभी एक तो जल्दी से दिखाता हूँ मैं तुमको, एक एग्जांपल ही बना के दिखाता हूँ, एकदम सिंपल सर। ये लिख देता मैं, म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, ठीक है। फेयर वैल्यू 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 80,000, एक्चुअल रेंट 1,10,000। तो आपको पुट करना चाहिए भी निकालना है, तो बोलो म्यूनिसिपल वैल्यू में कितना रखे सर हम? बोलो 1 लाख। फेयर एंड में कितना रखे? 1,20,000। कौन है बड़ा भैया? 1,20,000 नीचे आ गया। स्टैंडर्ड एंड कितना? 80। कौन है दोनों में से छोटा? 80। छोटा दोनों में से छोटा 80,000 है ना। फिर क्या रखूंगा? एक्चुअल रेंट। कौन है एक्चुअल रेंट? 1,10,000। फिर इन दोनों में कौन है बड़ा? 1,10,000। बन गया सर। ये तो क्लास 2 3 के बच्चों को भी सिखाओ तो भी सीख जाएगा। पहले बड़ा देखो फिर छोटा देखो फिर बड़ा देखो। मेरी बेटी को 1 साल में भी सिखा दूंगा, सीख जाएगी वो। भैया भैया पापा बड़ा छोटा देखना, बस हो गया खत्म। बोलो बना लोगे? हाँ। हाँ तो बोल दो सर। कुछ थोड़ी ना सर, बड़ा छोटा तो चेक करना है इसमें। एक और चेक कर लेते हैं चलो। मैं लिख लेता हूँ फेयर रेंट 90,000, स्टैंडर्ड रेंट 80,000, एक्चुअल रेंट 1 लाख। चलो बना के देखते हैं। बोलो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना? 0। अरे नहीं है ना। फिर फेयर रेंट कितना? 90,000। कौन है बड़ा दोनों में से? नफकोस 90,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 80,000। कौन है छोटा दोनों में से? 80,000। एक्चुअल रेंट कितना? 1 लाख। कौन है दोनों में से बड़ा? 1 लाख। हो गया सर, खत्म, ये मेरा आंसर। तो कहाँ जाएगा ये आंसर? ये देखो सीधा इधर जंप करेगा। 1 लाख से बनाएंगे। और सीखना है क्या? चलो मैं लिख देता हूँ म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, एक्चुअल रेंट 1,20,000। चलो चलो एक और नाम लिख लेता हूँ, फेयर रेंट। फेयर रेंट में लिख लेता हूँ मैं 80,000। चलो पुट करना चालू करो। म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर वैल्यू नहीं, हाँ 80,000। कौन है बड़ा सर? 1 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? नहीं है। तो कौन बचेगा? हाँ 0। कौन बचेगा? 0। फिर एक्चुअल रेंट कितना तुम्हारा? 1,20,000। कौन है बड़ा? 1,20,000। बन गया आंसर। अब एक ट्रिक सिखा देता हूँ, इसमें भी एक ट्रिक दिखाता हूँ। यदि किसी क्वेश्चन में ये भाई साहब ही नहीं है, कौन नहीं है, तो ये वाली की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? तो ये ट्रिक भी सिखाता हूँ, ये भी मैं उस दिन कॉलेज में बताया था। मतलब अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा
तीनों में जैसे जो बड़ा है। फिर मेहनती मत करना, से दूर से देखकर बता देना जो तीनों में से बड़ा वो आंसर होगा। जैसे अभी मैं लिखा था ना तुमको, एक्चुअल रेंट कितना लिखा था मालूम है? 1,20,000। और म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा था मैं 1,00,000। और स्टैंडर्ड नहीं, फेयर वैल्यू लिखा था मैं तुम्हारे को कितना, 80,000। क्या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है जो छोटा चेक करता है? नहीं है। तो तीनों में से बड़ा कौन है? वही आंसर आता है 1,20 से। तो अगर क्वेश्चन में क्या नहीं है सर, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो ये मेथड भी मत लगाना। जैसे देखना तीनों में से जो बड़ा वो आंसर, तीनों में से जो बड़ा वो आंसर, क्योंकि लेस वाले को तो खुद ही काट दिया वो लोग। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो लेस वाले नहीं लगेगा, ग्रेटर ग्रेटर लगाओगे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो ये वाला पूरा कंप्लीट फॉर्मेट कब लगाओगे? जब ये होगा सर, कौन होगा? पूरा लिखना, ग्रेटर लेस ग्रेटर, बड़ा है छोटा है बड़ा है। अब भैया अगर क्वेश्चन में कौन नहीं है सर, तो तीनों में से जो बड़ा, विच एवर इज हायर, तीनों में से जो बड़ा मेरा आंसर। तूने क्या है? अब एक चीज बताऊं मैं तुमको, अगर थोड़ा सा आप रिलेट करते हो पिछले चैप्टर से, पिछला चैप्टर हर बार बोलता था विच एवर इज लेस, एचआरए निकालते थे जो छोटा है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस जो छोटा है, इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो छोटा है, इसके बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 70% ऑफ सच अलाउंसेस जो 10,000 रुपए जो छोटा है। हर बार जो छोटा चेक करते थे तुम। तो हर बार जो छोटा चेक करते थे, लेकिन एचपी चैप्टर बोलता है हर बार जो बड़ा है। यहाँ ग्रेटर चाहिए उसको, तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। बना लेंगे सर। अब आओ, फॉर्मेट पढ़ना चालू करो। सबसे पहले क्या चाहिए? जीएवी। जीएवी चाहिए, जीएवी सबसे पहले क्या चाहिए? जीएवी। और जीएवी के लिए क्या लगेगा? वर्किंग नोट। क्या है भैया वर्किंग नोट? सीख गया ना अभी। विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज लेस, विच एवर इज ग्रेटर। और भैया स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो विच एवर इज ग्रेटर। फिर क्या चाहिए? म्यूनिसिपल टैक्स के लिए एक नोट है। आज तो पूरा सुन लो चैप्टर, फिर कल से बनाने लगेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स का एक नोट है, बोलो जीएबी के लिए नोट सुना दिया, वर्किंग नोट। म्यूनिसिपल टैक्स का मतलब होता है मकान का कर, मकान का प्रॉपर्टी टैक्स। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? दो भैया लोग हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? तुमको क्या लगता है प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? ओनर देगा। और अगर किराएदार देगा तो मत माइनस करना, मालिक देगा तभी माइनस करना। मैं अपने किराएदार को बोला तू दे देना इस बार म्यूनिसिपल टैक्स, तो फिर इनकम टैक्स माइनस करने नहीं देगा। इनकम टैक्स बोलता है नोट कि भैया म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज पेड बाय द ओनर, ओनर देगा सर। और बताऊं एक लाइन म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में, जितने लोगों का खुद का घर होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि लोग हर साल म्यूनिसिपल टैक्स दें, भूल जाते हैं। देश में मकान है, विदेश में रहते हैं, 2 साल से नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया, कोई मकान खाली कराने थोड़ी ना आएगा। ये जो बीएसपी एसपी का मकान होता है ना, क्वार्टर्स वगैरह होता है, वो नहीं दोगे तो आ जाएंगे नोटिस। मेरा खुद का घर है, रजिस्ट्री मेरे नाम से, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया, जल्दी नोटिस नहीं आता, पेंडिंग पड़ा रहता है। सोचो जिसके बुजुर्ग माँ बाप यहाँ रहते हैं, बच्चे चले गए विदेश में और ये लोग कमाते नहीं, तो कौन जाकर लाइन लगाकर म्यूनिसिपल टैक्स देगा? प्राइवेट एरिया में ऐसी है, पुणे में, बेंगलुरु में, इधर उधर लोग रह रहे हैं, उनका मकान यहाँ है, माँ बाप बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, टैक्स ही नहीं देते, तो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया रहता। फिर अचानक से एक बार देखते अरे 5 साल का बच्चा हुआ, 1,00,000 रुपया हो गया, जाकर चुकाते हैं। फिर म्यूनिसिपल टैक्स का नेचर होता है, अधिकतर लोग म्यूनिसिपल टैक्स जमा हो जाता है फिर एक साथ चुकाते हैं। और अगर वहीं रहते रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अच्छा सिटीजन, तो हर साल चुका भी देते हैं, क्योंकि नहीं दोगे तो नोटिस नहीं आएगा, बस पेंडिंग होते जाएगा और उसमें ब्याज लग जाएगा, बाद में दे दो तुम। तो म्यूनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट को भी पता है कि ना ये आदमी ना म्यूनिसिपल टैक्स शायद नहीं भी चुकाया होगा, तो बोलता है पहले तो कौन चुकाएगा भैया, दूसरा कौन से बेसिस पर? कैश बेसिस पर माइनस करूंगा। दिया है तभी माइनस कर, नहीं दिया तो मत माइनस कर। मैं बोला मैं 5 साल का दे दिया तो पूरा 5 माइनस कर ले। क्या 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 क्या, रुको रुको। म्यूनिसिपल टैक्स मैंने नॉट पेड, नहीं दिया, तो मत माइनस कर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया 5 साल का, पूरा माइनस कर दे, इसी को कैश बेसिस बोलते हैं। अगर आप थोड़ा भी अकाउंट्स में जानकारी रखते हो तो अकाउंट्स को दो तरीके से बनाया जाता है, एक एक्रूअल बेस होता है, कैश बेस होता है। सुने हो क्या कभी? हाँ, ये फाइनल ईयर पहुंच गया, ये जानकारी होना चाहिए था। या फिर छोटे बच्चों के क्लास में आओगे तो 11 का चैप्टर नंबर 4 में दिया है। दो बेसिस होता है, एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छे अच्छे शॉप, छोटे मोटे दुकान, हर कोई एक्रूअल बेस चलाता है।
सर एक्रूअल बेस क्या होता है? दिया या मत दे, पूरा 12 महीने का माइनस होगा। याद है तुमको आउटस्टैंडिंग सुने हो कभी जीवन में? इसको प्लस करते हो, बचा है करके जोड़ते हैं, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि इस साल का है। नहीं दिया तो क्यों जोड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। प्रीपेड सुने हो? प्रीपेड माइनस करते हैं क्योंकि फ्यूचर का माइनस कर दो। एक्रूअल बेस बोलता है 1 साल का, एक्रूअल बेस बोलता है 1 साल का, 12 महीने का। तू दे या मत दे माइनस होगा, तू दे या मत दे रिसीव होगा, ये एक्रूअल बेस बोलता है। कैश बेसिस बोलता है दिया है तो लिख, नहीं दिया तो मत लिख। इसको चलाते हैं जनरली छोटे छोटे ठेले वाले लोग, प्रोफेशनल लोग चलाते हैं। पैसा खर्चा होगा तो लिखूंगा, नहीं होगा तो नहीं लिखूंगा। ड्यू हो गया, ड्यू से मतलब नहीं होता। तुम लोग पढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग सुने होगे, एक्रूड सुने होगे, ड्यू का नाम सुने होगे, ये कैश बेसिस नहीं लगता उसमें। तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं देता, दिख रहा है कि नहीं सुने हम लोग। म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो कौन से बेसिस पर होता है? कैश बेसिस क्या होता है सर? कैश बेसिस होता है दिया है तो लिख, नहीं दिया तो मत लिख। और मैं 10 साल का दे दिया तो लिख दे, लेकिन पास्ट का, फ्यूचर का नहीं लिखने दूंगा। ये मैं तुमको प्रोफेशनल का नियम बताया, तुम्हारे बुक में नहीं है। जो सीएमए वगैरह हम पढ़ाते हैं उसमें एडवांस का म्यूनिसिपल टैक्स माइनस का नहीं मिलेगा। कब का मिलेगा? बी का, पास्ट का। अभी का, पास्ट का। भैया मैं पिछला 50 साल का भी दिया माइनस कर दे, क्योंकि 50 बार तो माइनस भी तो नहीं किया होगा। हम तो मना कर दिए थे। तो बोला कि इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स का 2 नोट होते हैं। पहले बताओ कौन पे करेगा? ओनर। और कौन सा बेसिस पर? बोलो जीएबी। जीएबी निकालने का क्या बनेगा? वर्किंग नोट। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स कैसे पे करोगे? एक ओनर होगा तो माइनस करना, और पे किया है, पेड का स्पेलिंग लिखेगा तब माइनस करना। भैया नहीं पे करूंगा तो मत माइनस करना। 10 साल का दूंगा तो पूरा माइनस करना, लेकिन वो 10 साल फ्यूचर होना चाहिए कि पास्ट होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा बुक उतना डिटेल नहीं देता। फिर एक क्या लिखा हुआ है? अनरियलाइज रेंट, इसके लिए के पीछे भी एक क्या है? नोट। क्या? कंडीशन 4 को सेटिस्फाई करना है। सर ये कंडीशन 4 क्या है? तुमको सिर्फ और सिर्फ बोलेगा नियम 4 की शर्तों को पूरा करता है, ऐसा लिख कर दे देगा। कंडीशन 4 है सेटिस्फाई तो माइनस करना। हमको रूल याद करना है कि नहीं याद करना है? इवन प्रोफेशनल कोर्स को भी याद नहीं करना रहता है। सिर्फ बोलेगा कंडीशन 4 आर सेटिस्फाई, ओके माइनस करेंगे। इसके पीछे भी एक नोट। तो बोलो किसके किसके पीछे क्या क्या नोट है, दिखाता हूं मैं तुमको। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? एक है कि दो है? दो है। और यहाँ पर क्या है? एक नोट है यहाँ पर भी। ठीक है। जब भी तुम फॉर्मेट देखोगे तो अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स इसमें दो नियम है। मालिक देना चाहिए, कैश में होना चाहिए। बोलते रहो, मालिक देना चाहिए और कैश में होना चाहिए। अनरिलाइज रेंट कब माइनस होगा? जब कंडीशन 4 आर सेटिस्फाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 30% किसको मिलेगा? सबको। कौन से सेक्शन में लिखा है? 24, सबको माइनस करने मिलेगा। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना आप तो 11वीं से आज तक पढ़े हो, सब वही पढ़े हो। ब्याज निकाल लेना, 1 लाख का लोन ये। लेकिन ये कैश बेसिस नहीं है। भैया मैं ब्याज नहीं दिया तो भी माइनस होगा, मैं दिया तो भी माइनस होगा, उसको एक्रूअल बेस बोलते हैं। जैसे मैं 1 साल का ब्याज नहीं दिया तो भी माइनस होगा। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स के लिए वैसा नियम नहीं है, वो कैश बेसिस में। फिर ये क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन लोन। सर इसी को बस पढ़ना है तुमको। जिस बच्चे ने प्री कंस्ट्रक्शन का लोन सीख लिया उसका चैप्टर इजी पानी हो गया पूरा। इसके लिए अलग से क्लास लगेगी पूरी। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन लोन। जितने बड़े बड़े पढ़ाई भी करते हैं ना उन लोग सब इसी में गिरते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन का ब्याज निकालना नहीं आता। इतना सिंपल करके दूंगा, तुम बोलोगे भैया आराम से बना लेंगे हम लोग, इतना सिंपल है। अभी भी नीचे वाले जो बैठे इंटर वाले लोग बोल रहे हैं कि जिस दिन प्री कंस्ट्रक्शन पढ़ाओगे बुला लेना, हम लोग सीख लेंगे एक बार। भूल जाते हैं लोग, इतना टफ है। तो सर यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं कुछ लाल निशान। इसमें तुमको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं देखा अभी 5 को ऐसे पिछला उठाया था, फिर उसको किससे डिवाइड किया था? 5, उसका नियम बताऊंगा। फिर एक होता है एरिया रेंट रिसीव्ड। एरिया रेंट रिसीव्ड होता है कोई बड़ा वाला किराया तुमको मिला। जैसे तुम्हारे किराएदार को 5,000 रुपए किराए पर दिए थे, बोले खाली कर दे। बोला नहीं करूंगा, जो करना कर लो। सुनना मेरी बात इधर। कितने रुपए किराए पर दिए थे? 5,000। खाली कर दो मेरा मकान, बोला नहीं करूंगा, कोर्ट केस कर दिए। कोर्ट से एक जजमेंट आया, बोला कि किराएदार बोल रहा आपसे 8,000 रुपए दूंगा, रख लो। तो बोला हाँ रख लूंगा। तो बोलो मैं कितने में बात चल रही थी? कोर्ट कितना बोला? लेकिन मैं कोर्ट को बोला कि मैं लड़ाई जो केस चल रहा था 2 साल हो गया। मतलब हमारे बीच की बात चल रही थी 2022-23 में बात चल रही थी। मैं 2022-23 में उसको बोला था मकान खाली कर दे। उस समय किराया कितना चल रहा था? कोर्ट का जजमेंट आया 2024-25 में। तो क्या क्या बीत गया रे? 2023 बीत गया है कि नहीं? और 24-25 आ गया। तो इस समय वो कितना किराया दे रहा था? 5।
इस समय भी कितना किराया दे रहा था, 5। और अब कोर्ट कितना बोला, कितना दे देना, 8। तो मैं बोला भैया वो तो 8 अब से देगा, मैं तो केस उसके पर कब किया था, 2000। तो बोला नहीं नहीं उस समय कितना दिया था, वो उस समय से 8 देगा। याद करो एरियर्स भी ऐसी पढ़ा था मैं, पुराना बचा हुआ। आज कोर्ट का डिसीजन आया ना, केस तो मैं कब कर दिया था उसके पास, 2022-23 में कर दिया था। तो बोला 22-23 से तुमको 8,000 देगा। तो बोला क्यों 8,000 दूंगा, 5 तो दे दिया हूँ। हाँ तो 3,000 देगा। तो यहाँ पर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, 3 और 3 कितना हजार हो गया, 6,000 इंटू 12, 12 6 72,000 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक साथ यही है भैया, कौन है ये, एरियर्स, पुराना बकाया पैसा बढ़ा वाला। सैलरी भी ऐसी पड़ा था, बढ़ा वाला पहले, अगर वो मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एरियर रेंट रिसीव्ड। किसी वजह से टॉपिक फास्ट हो गया होगा तो कोई बात नहीं, जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, रियल क्वेश्चन आएगा तब अच्छे से दिखाऊंगा। तो क्या होता है कि कई बार पुराना बड़ा वाला पास्ट का पैसा मेरे को जोड़कर मिलता है, कि उस समय तू 5 दिया था, 3 तेरा पेंडिंग था, ये ले 3,000। कोर्ट उसको नोटिस बोलेगा, बोलेगा आज से 8,000 देना, और पुराना 72,000 रुपए पहले इसको दे अभी। कोर्ट हमको नोटिस देगा, किसको देगा नोटिस, कोर्ट टेनेंट को, किराएदार को, कि अब से 8,000 देना, और तेरा पुराना 72,000 रुपए बचा वो भी देना। वो क्या बन जाएगा तेरा, एरिया रेंट रिसीव, ये भी इधर आ जाएगा। और अनरियलाइज रेंट, पिछले साल का किराया अगर इस साल मिला है, पिछले साल तो मैं माइनस कर दिया हूँ, क्या नाम से, अनरियलाइज। अगर वो बचा वाला अभी दे रहा है तो उसको भी रख लेना, जैसे डूबा ऋण वापसी, बैड डेब रिकवर, उसको रख लेना। लेकिन यहाँ कुछ चीज मेरे से लिखना छूट गया है, इसमें 30% माइनस होता है, तब जाकर बाहर निकलता है। इसमें भी 30% माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट चैप्टर हो गया खत्म। सबके पीछे एक एक कहानी था, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के पीछे एक वर्किंग नोट है भैया, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लेस, विच एवर इज हायर। म्यूनिसिपल टैक्स के पीछे 2 नोट है, मकान का मालिक ओनर देना चाहिए, और नगद में होगा तब आएगा, पेड होगा तब आएगा। अनरियलाइज रेट के पीछे एक रूल है, कंडीशन 4 आर सेटिस्फाई। 30% के पीछे कोई रूल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन के पीछे कोई रूल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन के पीछे भर के वर्किंग नोट है, एक नहीं बहुत बड़ा वर्किंग नोट है। यही हमको सीखना है सर, यही हमको सीखना है। डेंजर का साइन लगा देता हूँ, यही मेरे को सीखना है। फिर पुराना पैसा बचा होगा वो रख लेना, अनरियलाइज रेंट बचा होगा वो रख लेना, और इसमें 30% फिर माइनस करना, क्योंकि पुराना पैसा में भी 30% कटा नहीं है, तो भी माइनस करके हम लोग जोड़ेंगे। चैप्टर मेरा खत्म हो गया सर, इतना ही चैप्टर है। कल से तुम बनाओगे तो एकदम इजी लगेगा, थोड़ा सा घुमाएगा भी, इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, इतना ही सिखाऊंगा। एक रूल बस सेल्फ हाउस का आएगा, वो सिखाऊंगा। चलो जल्दी से सबसे पहले तुम हेडिंग डालो जीएवी के बारे में, और मेरे साथ साथ बढ़िया से लिखना चालू कर दो। जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके पहले जीएवी का पैटर्न लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये फॉर्मेट भी लिख लो। असेसमेंट ईयर 25-26 डालना, पूरा लिखना। हो गया सबका, 30% ऑफ एबी इसका, ये दोनों में, ये दोनों को जोड़कर उसका 30% माइनस करना। ये जो ऐड वाला है ना, ये दोनों का जोड़कर उसका 30% माइनस करना।